Hello students, welcome to the NDA journey. This is the second video of Polity series. तो तुमने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो just go and watch the first video of Polity. In the first video we have discussed about the preamble, we have discussed the common thing about the constitution, we have also discussed the different part of articles, right? So in order to understand the second lecture very well, you have to see the first lecture, right? First lecture देख लो, 20 minutes की वीडियो है, आराम से देख लो. And for this lecture I will tell you 2-3 things. First thing is that आराम से headphone लगा लो और ध्यान से next 20 minutes you have to be here और आराम से सारी बातें सुननी है. Just listen to me. Just listen to me, don't make any notes and all. I will provide the proper notes in my Telegram group. There you can see it. So if you have not joined the Telegram, search NDA journey, you will get the channel, or otherwise I will also share the link in the description box. Okay, so today we are going to discuss the constitution making, how our Indian constitution made, what was the क्राइटेरिया, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का आइडिया जो है वो 1934 में किसने लेके आया? एम.एन. रॉय ने लेके आया. एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ऐसा प्रपोज किया, जिसका आइडिया इंडिया को दिया किसने? एम.एन. रॉय ने 1934 में. ये याद रखना, इम्पॉर्टेंट है. बस ध्यान से सुनो, पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा, बस ध्यान से सुनना है तुम्हें. देखो, अब यहाँ से पूरा हायरार्की समझो. 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया. 1935 जस्ट 1 ईयर आफ्टर, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रपोज़ किया कि देखिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे. जैसे अगर हम कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं अपने फैमिली में, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेती है तो क्या करती है? एक मीटिंग करती है. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नथिंग, जस्ट इट वाज काइंड ऑफ मीटिंग जो वो करना चाहते थे. कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग. उन्होंने बोला कि 1935 में कि देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया सही है, पर हम इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करेंगे. ठीक है. उसके बाद जस्ट 3 ईयर्स आफ्टर 1938 में नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब कहते हैं कि देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, पर इसमें केवल इंडियन होना चाहिए, इंग्लिश पीपल नहीं होने चाहिए, कोई भी अंग्रेज नहीं होना चाहिए. 1938 में नेहरू साहब ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई भी अंग्रेज नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अब इतना दिन तुम राज कर लिए हो तो तुम पर भरोसा तो रहा नहीं है. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे देश का है, हमारे देश का संविधान बन रहा है. अगर हम अंग्रेज़ों को जगह दे देंगे, उनका कहना सही था, अगर हम अंग्रेज़ों को जगह दे देंगे तो वो अपने हिसाब से कानून बना देगा, जिससे फिर से इंडियंस को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा. तो नेहरू साहब का ये कहना बहुत सही था भाई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केवल इंडियन होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी इंग्लिश देयर. चलो अब आगे बढ़ते हैं. ये समझ में आ गया 1934 से 1938 तक क्या हुआ. ठीक है. अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है. देखो, जब 1938 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात चल रही थी, ठीक है, इसमें सब कुछ चल रहा था, ऐसा माहौल बना हुआ था. तो इसी माहौल के समय क्या हो गया कि 1939 में 1939 में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया. 1939 में जस्ट 1938 में नेहरू साहब ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केवल इंडियन होना चाहिए, और एक साल बाद 1939 में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया. ठीक है. और वर्ल्ड वार 2 किसके बीच हो रहा था, ये समझने की ज़रूरत है. वर्ल्ड वार 2 इंग्लैंड और इंग्लैंड एक तरफ और दूसरी तरफ जर्मनी और जापान. जर्मनी और जापान एक तरफ था और इंग्लैंड दूसरे तरफ था. इन तीनों के बीच बेसिकली वर्ल्ड वार 2 हो रहा था. ठीक है. तो इंग्लैंड जो है, जर्मनी और जापान काफ़ी स्ट्रेंथन था इसको, है ना. तो इंग्लैंड जो है वो इंडियंस का हेल्प चाह रहा था, क्योंकि इंग्लैंड के पास उतना वर्क फोर्स तो था नहीं, तो उसको लग रहा था कि इंडियंस मेरा स्लेव है, तो क्यों ना हम इंडियंस से
हेल्प मांगे, राइट। तो अब देखो यहाँ से गौर करना, समझने की कोशिश करना। 1939 में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ। 1940 में अगस्त ऑफर लेके अंग्रेज आ गया, किसके पास? इंडियंस के पास। ये बस कुछ नहीं, एक लालच था। कब आया? 1940 में अगस्त ऑफर लेके। अगस्त ऑफर में क्या था भाई कि उन्होंने बोला कि देखिए हम आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, वी विल मेक योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन आपको वर्ल्ड वार 2 में हमारा हेल्प करना होगा, हमारी मदद करनी होगी, तो हम आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। ये अगस्त ऑफर था, 1940 में आया अगस्त ऑफर था कि जिसमें अंग्रेज़ों ने बोला कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगा, बस आपको वर्ल्ड वार 2 में हमारा हेल्प करना है। लेकिन गांधी जी गांधी जी के पास बहुत एक्सपीरियंस था। उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यार वर्ल्ड वार 2 तुम्हारा अभी स्टार्ट हुआ है, ये कब तक चलेगा? हु नोज़ कि वर्ल्ड वार 2 जो है वो कब तक चलेगा। अभी 1940 में स्टार्ट हुआ है, तुम्हारा वर्ल्ड वार 2 हो सकता है 10 साल चले, 15 साल चले, हु नोज़ अबाउट द टेन्योर ऑफ इट, राइट। तो गांधी जी टोल्ड कि नहीं, अनसर्टेनिटी बहुत है भाई। तो गांधी जी रिजेक्टेड इट ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ द एंड ऑफ द वॉर की अनसर्टेनिटी के कारण गांधी जी रिजेक्टेड दिस अगस्त ऑफर। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस कॉन्सेप्ट। लेट अस मूव ऑन। अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है एक बार रिवाइज कर लो। हमने क्या बोला कि 1934 में, हमने क्या बोला था शुरू में, 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का आइडिया लेके आया, ठीक है। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे। फिर 3 साल बाद 1938 में नेहरू साहब ने बोला कि इसमें केवल केवल इंडियंस रहेंगे, इंग्लिश नॉट अलाउड, ठीक है। फिर 1939 से वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसकी कहानी। फिर 1940 में अगस्त ऑफर आया, ठीक है। अगस्त ऑफर के बाद की कहानी अब हम समझते हैं। तो 1940 के बाद 1942 में जब भारतीय लोगों ने बोला कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, तो 2 साल बाद 1942 में फिर से अंग्रेज भारत आया। इस बार क्रिप्स मिशन लेके आया। क्रिप्स मिशन में करीब सेम ऑफ़र था जो अगस्त ऑफ़र में ऑफ़र था अंग्रेज़ों के द्वारा, सेम ऑफ़र केम इन द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में भी उसको बस अलग तरीके से पेश कर रहा था। उसमें भी बोला अंग्रेज़ों ने कि देखिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में हम आपका हेल्प करेंगे, वर्ल्ड वार 2 में आप हमारा हेल्प कर दीजिए। फिर से सेम चीज़, भारतीयों को आया गुस्सा, भाई तुम सेम ऑफ़र बार बार लेके आ रहे हो जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है, तो व्हाट वी विल डू। भारतीय इतने गधे तो थे नहीं, है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, दिस ऑफ़र इज सेम लाइक दी अगस्त ऑफ़र, सो वी विल रिजेक्ट इट, ठीक है। तो इंडियंस ने फिर से क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया, राइट। और ये क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में, ये याद रखने वाली बात है। तो यहीं से इस क्रिप्स मिशन के बाद इंडियंस में काफ़ी ज़्यादा लोग भड़काऊ हो गए। लोगों को लगने लगा कि अब अंग्रेज़ अति कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे पेशेंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये बिल्कुल हमें पता नहीं क्या समझ रहे हैं, राइट। तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की भावना आ गई। तो उसी टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन इसी क्रिप्स मिशन के बाद स्टार्ट होता है। तो अब देखो भाई, अब हर तरफ से अंग्रेज़ घिरने लगे, क्योंकि 1942 तक जर्मनी और जापान ने इतना इंग्लैंड के सेना को तबाह कर दिया था वर्ल्ड वार 2 में कि आप सोच नहीं सकते। इंग्लैंड का स्ट्रेंथ अब कम रहा था, इंग्लैंड को इंडियंस भी हेल्प नहीं कर रहे थे और जर्मनी जापान दोनों ने इंग्लैंड का हालत ख़राब कर दिया था, ठीक है। तो इंग्लैंड जो है वो मिलिट्री बेसिस पे तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, राइट। और देखो कितने तरह का प्रेशर उस टाइम 1942 के अराउंड के टाइम में बहुत तरह का प्रेशर इंग्लैंड पे बना। पहली बात तो उसकी मिलिट्री कमज़ोर होगी, इंडिया का हेल्प नहीं मिल रहा था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 1945 में
यूएन का निर्माण हुआ, यूनाइटेड नेशन बन गया, और यूनाइटेड नेशन इसीलिए बना था कि पूरे वर्ल्ड में पीस रहे, है ना, पूरे वर्ल्ड में पीस रहे, कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ाई ना करे, इसीलिए यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो 1945 में ये बन गया। ये भी इंग्लैंड पे प्रेशर दे रहा है कि तुम इंडिया को स्लेव बनाए हुए हो, इंडिया को आज़ाद करो। एक प्रेशर इधर से, दूसरा प्रेशर वर्ल्ड वॉर 2 का। तो अंग्रेज़ तो देखो चालाक तो थे। इंग्लैंड ने सोचा कि देखो यार, अब कोई ऑप्शन बचा नहीं, हम कमज़ोर हो चुके हैं, यूनाइटेड नेशन का प्रेशर आ रहा है, तो अब हम पर फुल प्रेशर है, अब इंडिया को ऐसा करते हैं, हम पीसफुली आज़ाद करते हैं। देखो, हो सकता था लड़ाई भी हो सकता था, उस टाइम इंडिया के साथ लड़ाई भी हो सकता था, पर अंग्रेज़ों ने सोचा कि देखो इंडिया बहुत रिसोर्सफुल कंट्री है, अगर हम इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को ख़राब कर लेते हैं तो इट विल नॉट बी गुड फॉर आवर इकोनॉमी, इट विल नॉट बी गुड फॉर आवर फ्यूचर। तो ऐसा करते हैं कि इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हुए इसको पीसफुली आज़ाद करते हैं, शांतिपूर्वक इसको छोड़ देते हैं, राइट। तो 1945 के दौरान ये सब बातें हुई, इंग्लैंड ने सोच लिया कि अब इंडिया को फ्री करना है। तो 9 दिसंबर 1946 को, ये देखो ये जो फैक्ट है, इतना सबको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसमें टोटल खर्चा जो आया था वो 64 लाख रुपए का आया था। ये सब याद करना भाई, ये सब याद हो जाएगा, तुम्हें स्टोरी की तरह एक कहानी है। 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, यानी 3 साल में 12 दिन कम लगा था, ठीक है। और ये 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था, और जस्ट 2 मंथ्स आफ्टर 26 जनवरी 1949 को ये पूरी तरह से रेडी हो गया था, और 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। समझ रहे हो? तो ये तो बाद की बात है। अब हम समझते हैं, देखो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके पहले ये स्टार्ट कैसे हुआ, कौन आया, कैसे स्टार्ट हुआ, अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारतीयों का हेल्प किया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट करने में। देखो मई 1946 में, कब, मई 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान लेके 3 लोग, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, कौन कौन, क्रिप्स, लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर, ये 3 लोग कैबिनेट मिशन प्लान लेकर भारत आए, ठीक है। और ये कैबिनेट मिशन प्लान का एम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करना, ठीक है। तो ये भारत आए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की शुरुआत इन्होंने किया, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर ने। तो कैबिनेट मिशन प्लान में इन्होंने प्लान बनाया कि टोटल सीट हम 389 सीट रखेंगे, 389 सीट्स टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और आउट ऑफ दोज 389 सीट्स 296 सीट्स विल बी ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड 93 सीट्स विल बी ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तुम्हें पता होगा कि पहले भारत में प्रिंसली स्टेट्स बहुत ज़्यादा थे, राइट, बहुत सारे पार्ट में प्रिंसली स्टेट थे और बहुत सारा पार्ट ब्रिटिश प्रोविंसेस का था। ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब वैसा प्रोविंस जिस पे पूरी तरह से अंग्रेज़ों का राज था, और प्रिंसली स्टेट वैसे जगह जहाँ पे अंग्रेज़ भी अपना शासन, अपना रूल लगाते थे, लेकिन वहाँ पे राजा का शासन था, ठीक है। इनडायरेक्टली अंग्रेज उस पर इंटरफेरेंस करते थे, पर डायरेक्टली वहाँ पे राजा प्रिंस थे वहाँ पे, राइट। तो 93 सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट के लिए रखा गया, और 296 सीट्स किसके लिए रखा गया, ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए। अब तुम जोड़ लो 296 + 93, यू विल गेट 389 सीट्स। तो टोटल 389 सीट थे। ये स्टार्टिंग की बात है, मई 1946 की बात है। तो अब देखो यार, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस का था, जिसमें 292 ब्रिटिश इंडिया का और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जैसे अभी देखते हो यूनियन टेरिटरी है, उसी तरह बस इतना समझ लो कि उस टाइम चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करता था, जिसमें 4 जगह था, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो अभी पाकिस्तान में है, राइट। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, और 292 ब्रिटिश इंडिया का एरिया था, राइट। तो 292 सीट ब्रिटिश इंडिया के लिए और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए। ओवरऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज
296 सीट्स फॉर ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड 93 सीट्स फॉर प्रिंसली स्टेट्स। तो यहाँ पे ये कहा गया कि 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट के हैं उस पर इलेक्शन नहीं होगा भाई, उस पर इलेक्शन नहीं होगा। उसमें राजा को क्या करना है कि अपने राज्य से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव, वो खुद नहीं आएगा, ये याद रखना। प्रिंसली स्टेट में राजा खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो आ गया तो फिर तो नेशन का निर्माण होने नहीं देगा, वो अपने तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहेगा। तो इन तीनों ने, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर ने ऐसा बोला कि प्रिंसली स्टेट से राजा का कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उस राज्य का रिप्रेजेंटेटिव आएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाग लेगा और इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब बचे 296 सीट जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के हैं, इसके लिए इलेक्शन होगा, ठीक है। अब देखो, ये एम लक्ष्मीकांत का पॉइंट है, इसको एकदम याद रखना, ये प्रीवियस ईयर CDS में पूछा गया है। सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था? तो एलिफेंट जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल था, याद रखना, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारा संविधान सभा है उसका जो सिंबल था वो एलिफेंट था, राइट। अब देखो, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट समझ सकते हो तुम कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पार्शियली इलेक्टेड था और पार्शियली नॉमिनेटेड था। पार्शियली इलेक्टेड इसलिए क्योंकि 296 सीट पर इलेक्शन हुए थे और 93 सीट्स पे इलेक्शन नहीं हुए थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान सभा था वो पार्शियली इलेक्टेड था और पार्शियली नॉमिनेटेड था। लेट्स मूव ऑन। अब देखो फ्रेंड्स, हम ब्रिटिश इंडिया के जो 296 सीट्स थे ब्रिटिश प्रोविंसेस के, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट का जो 93 सीट्स था उसमें प्रिंसली स्टेट्स वालों ने बोला कि नहीं, वी विल नॉट सेंड एनी रिप्रेजेंटेटिव, राइट, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव सेंड नहीं कर रहे हैं, ऐसा लाइक प्रिंसली स्टेट्स ने बोला, ठीक है। तो वहाँ से तो रिप्रेजेंटेटिव आए नहीं, ठीक है। तो अब देखो 296 सीट में अब बंटवारा कैसे होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों उस टाइम का, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये दोनों पार्टीज़ बड़ी बड़ी पार्टीज़ इंडिया में थी। कौन कौन? मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस 296 सीट में जब इलेक्शन होता है तो इसमें 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती है, 73 सीटें मुस्लिम लीग जीतती है और 15 सीटें अदर पार्टी जीतती है। फिर से याद करो, 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 सीटें अदर पार्टीज ने जीत लिया। अब समझने की बात यह है कि सर ये बताओ कि ये जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन आखिर कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या इसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, इंडिया का सारा पॉपुलेशन ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से इसका इलेक्शन हुआ? तुम्हारे माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, तो मैं इसे क्लियर करता हूँ तुम्हें। देखो, ये सिस्टम, इलेक्शन का ये सिस्टम को याद करो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अभी जो हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इसी सिस्टम से होता है। किस सिस्टम से? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। बस इसको आगे डिटेल में मैं पॉलिटी में पढ़ाऊँगा। अभी बस ये समझ लो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये हुआ कि जैसे तुम्हारा विधानसभा क्षेत्र है, ठीक, विधानसभा क्षेत्र है तुम्हारा, तो उस विधानसभा क्षेत्र से MLA चुनते हो तुम, हर 5 साल के बाद MLA चुनते हो। तो वो MLA जो है वो तुम्हारे पूरे विधानसभा का रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट को चुनता है। वो रिप्रेजेंटेटिव जो MLA है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपना वोट देता है और वो वोट तुम्हारे लिए देता है। तुम्हारा जो एरिया है, जो तुम्हारा विधानसभा क्षेत्र है, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। इट मीन्स दैट MLA इज रिप्रेजेंटिंग द होल एरिया, राइट। सो इट इज़ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। बात समझ में आ गया? तो इसी तरीके से
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का इलेक्शन हुआ था, जैसे अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। बस इतना याद रखो, ज़्यादा डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो अभी कन्फ्यूज़न होगा, राइट। क्योंकि ये सब छोटी चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। इतना समझ में आ गया। देखो, अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक पर्सन, वन पर्सन वॉज रिप्रेजेंटिंग 1 मिलियन पीपल, यानी जो व्यक्ति वोट कर रहा था, राइट, सॉरी, जो इलेक्शन में जो इलेक्ट हुआ वो एक व्यक्ति 1 मिलियन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा था। 1 पर्सन वॉज रिप्रेजेंटिंग 10 लाख पीपल ऑफ इंडिया, राइट। इतना बात समझ में आ गया होगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब देखो, 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट को अलॉट हुए थे वो फिल नहीं हुए, वो नहीं भरे, क्योंकि वो दे डिसाइडेड टू स्टे अवे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने तुमको बताया रीज़न। अब बताओ, कोई एक एरिया रहेगा, वहाँ का कोई, तुम मान लो वहाँ का राजा हो, ठीक है, तो क्या तुम चाहोगे कि तुम कोई कंट्री बन रहा है बड़ा सा और तुम जाके उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जाके बैठे और तुम उसका संविधान बनाए, और तुम चाहोगे कि हम राजा की गद्दी से हट जाएं? नहीं चाहोगे, बिल्कुल नहीं चाहोगे। तो वही हो रहा था प्रिंसली स्टेट के साथ। उनको बोला गया कि भाई तुम 93 जो प्रिंसली स्टेट हो, सब लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दो और हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दे डिसाइडेड टू स्टे अवे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई होप तुम्हें लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, तुम्हें समझ में आ रही होगी चीज़ें। अब देखो, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्टिसिपेशन नहीं लिया था। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके अंदर महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, इनको छोड़ के और भी जितने फेमस पर्सनालिटी थे उस टाइम के, जितने भी पॉपुलर नेता थे, सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाग लिया, एक्सेप्ट महात्मा गांधी और जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ने नहीं लिया था। इसको याद रखना, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, देखो, जब 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना स्टार्ट हुआ, तो देखो, कोई भी मीटिंग जब होती है तो उस मीटिंग का एक व्यक्ति हेड रहता है जो उसको चेयर करता है, जो उसको लीड करता है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग बैठी किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, याद रखना, ठीक है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि 9 दिसंबर 1946 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हुआ। बेसिकली हुआ क्या था कि 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग बैठी थी किसकी? संविधान सभा की। तो अब उसके लिए कुछ प्रेसिडेंट तो रहेगा ना भाई, लेकिन पहले दिन तुम किसी को परमानेंट प्रेसिडेंट तो बना नहीं सकते। तो पहले दिन के लिए टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बस केवल 2 दिनों के लिए टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। यानी 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर 1946 तक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, ठीक है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। बाद में इन्हें परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब देखो, 11 दिसंबर को चूँकि सारा चीज़ जो भी मेंबर्स थे, जो मेन मेंबर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनको चूज़ किया गया 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? तो एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, याद रखना, एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइज़र किसको बनाया गया? तो बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइज़र बनाया गया, ठीक है। अब देखो, इसके बाद कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है? इसके आगे बहुत सारी कहानी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट कि लेक्चर बहुत लंबा हो जाए। और तुम्हें मैं कुछ सजेशंस दूंगा। जब लेक्चर स्टार्ट करो तो इसे 1.5x में देखो, ताकि तुम जल्दी से वीडियो को कंप्लीट करो, और अगर तुम समझ सकते हो तो 2x में भी देख सकते हो, राइट। इससे तुम्हारा टाइम सेव होगा। और दूसरी चीज़, वीडियो देखते समय नोट्स मत बनाओ, बस ध्यान से सुनो, और कोशिश करो, अगर तुम्हारे पास हेडफोन है तो हेडफोन लगा के सुनो, और लगा के सुन लो, चीज़ों को समझ लो। इससे क्या है कि तुम्हारे एग्ज़ाम में आइडिया मिल जाएगा, तुम क्वेश्चंस बना लोगे। बात रही नोट्स की, तो आई विल शेयर द नोट इन द टेलीग्राम ग्रुप। आई एम गोइंग टू write the link in the description box. You can go there and check it out and you can join the telegram group. अब आई होप
दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव टू यू, अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू। ऑल द बेस्ट। दिन बहुत कम रहे हैं, फोकस करो, अच्छे से अपने गोल पे फोकस रहना है तुम्हें, ताकि यू कैन ईजिली क्रैक दी NDA।